हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड से कैसे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं दो तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है सिंप्लेक्स मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। लेकिन जो सिंप्लेक्स मेथड होता है वो, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ applicable on two variable, two or more than two variable। तो ये एक इसकी बहुत ही स्पेशलिटी है किसकी, सिंप्लेक्स मेथड की। तो सिंप्लेक्स मेथड के पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, ये जो फॉर्म दी होती है ये कैनोनिकल फॉर्म होती है और इसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसका तरीका क्या होता है, हम इसमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं। तो सिंपल से लिखेंगे बाय एडिंग slack variables to convert it into standard form। तो उसमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। तो हमारे पास दो कंडीशंस है, जो हर कंडीशन के लिए एक स्लैक वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स दो ऐड करेंगे, कौन से, S1 और S2। तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो स्लैक वेरिएबल्स होता है वो अनयूज्ड रिसोर्स होता है जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x1 और जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई भी रोल नहीं है, तो 0 S1 प्लस 0 S2। लेकिन जब हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन की बात करेंगे, तो पहली कंडीशन के लिए तो स्लैक वेरिएबल्स हमारा S1 हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें इसको लिखना होगा, S2 को भी लिखना होगा यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो ये हमने लिख दिया इक्वल टू 3, क्योंकि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कम है, लेस देन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करेंगे। फिर सेकंड आपका आ जाता है 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0 S1 एंड S2, और ये हो जाएगा आपका 2। और वेयर लिखना पड़ेगा आपको x1 x2 x3 S1 एंड S2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ तक कि बच्चों समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम जो लिखते हैं वो हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करना होता है। नाउ लिखेंगे नाउ इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में क्या होता है, तो वो तब आता है जब हम x1 x2 x3 की जगह पर 0 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे S1 इक्वल टू 3 एंड S2 इक्वल टू 2 आ जाए। तो ये आपके कहलाते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सिंपल सी हम क्या करेंगे, दो लाइन को ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो एक लाइन हमने ये लंबी सी ड्रॉ कर ली। अब कितनी लंबी जाएगी वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिर दूसरी लाइन एक ले लेते हैं, वो भी ड्रॉ कर देते हैं। तो दूसरी लाइन ली हमने, वो भी ड्रॉ कर दी। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए तो कैसे हम टेबल को फिलअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कैसे टेबल फिलअप होगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x1, ये x2 है बच्चों, x1 x2 x3
S1 S2 और इक्वल में कितना है 3, वो 3 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा आपका CJ कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल होता है। तो मैक्सिमाइजेशन में कौन से वेरिएबल हैं जो कॉपरेट कर रहे हैं और जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनके कोफिशिएंट यानी कि जैसे 1 1 3 0 0। और इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कितना था, तो आप देख रहे हैं S1 और S2 और यहाँ पर हम उस वक्त कंट्रीब्यूटिंग कितना था 0 0, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या थी 0 0। अब S1 का उस दशा में वैल्यू क्या निकली थी 3, वो हमने एक्चुअली यहाँ लिख दी, हमें इसको नीचे लिखना है 3, और ये कितनी है S2 दैट इज़ 2। तो इस तरह से हमारी इनिशियल टेबल प्रिपेयर हो गई, फर्स्ट टेबल। अब आपको करना क्या है, इनमें कोफिशिएंट को फिलअप करना है। तो कोफिशिएंट आप देखिए यहाँ लिखेंगे 3, ये 2, ये 1, ये 1, ये 0। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 2 1 2 0 1। ये आपका बन गया इनिशियल टेबल। अब आप जानते हैं इसके बाद, चूँकि हम पहले कई लेक्चर ले चुके हैं, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने में यहाँ पर हम इसको B कह देते हैं और इसको हम आगे थीटा कहते हैं। तो लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं ZJ का मतलब होता है सम प्रोडक्ट, और उसके नीचे CJ माइनस ZJ, ये होता है पोटेंशियल प्रॉफिट, कितना आप प्रॉफिट बना सकते हैं, कितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, मतलब वो x1 और x2 की क्वांटिटीज़ है। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 और x2 पर ही तो डिपेंड कर रहा है। आप देखिए मैक्सिमाइजेशन x1 x2 x3 इन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा यहाँ पर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 0 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इस 2 के, जो आएगा वो ऐड होकर यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी तरह 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये पहले केस में तो सब क्या रहेगा 0 ही 0, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, 3 माने 0 दैट इज़ 3 एंड दैट बिकम्स 0 0। अब आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कौन सा होता है, CJ माने ZJ में मैक्सिमम देखते हैं, CJ माने ZJ में हम मैक्सिमम देखते हैं। और जब हम मैक्सिमम देखते हैं तो ये हमें देखिए मिल गया की कॉलम, इसको बोलेंगे क्या की कॉलम। अब हमें की एलिमेंट देखना है, तो उसके लिए 3 डिवाइडेड बाई 1, तो थीटा जो क्या होता है, थीटा होता है बीटा डिवाइडेड बाई की कॉलम, की कॉलम। और वो भी कैसी वैल्यू होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2, तो लीस्ट पॉजिटिव आपका 2 आया था, हम इसको ले लेंगे। तो ये देखिए एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, वो इस पॉइंट पे आके काटते हैं। इसका मतलब ये 2 हमारा कहलाएगा की एलिमेंट कहलाएगा, ये 2 हमारा कहला गया की एलिमेंट। अब आप जानते हैं कि 2 अगर की एलिमेंट है तो पहले तो आपको इस इक्वेशन को, सबसे पहले तो आपको इनकमिंग वेरिएबल देखने हो, क्योंकि की कॉलम से इनकमिंग वेरिएबल पता चलता है। तो x3 3, तो वो S2 की जगह लिख दिया जाएगा x3, और आप देख सकते हैं ऊपर ये क्या है x3, ये क्या है 3, और ये क्या है S2, ये क्या है 0, तो x3 S2 की जगह लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x3 और इधर लिख देंगे 3, और ये वैसे ही रहेगा S1 0, इससे कोई मतलब नहीं, और इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट टेबल में की एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर की कॉलम में जो 2 के जो ऊपर ये जो एलिमेंट है ये भी आपका 0 होना चाहिए। की जो कॉलम होता है उसमें की एलिमेंट के ऊपर जितने भी ऊपर या नीचे जितने भी की एलिमेंट होंगे, की कॉलम के एलिमेंट होंगे, वो सब 0 कर दिया। अब देखिए इस 1 को हमें क्या करना है 0, तो हम बहुत ही सिंपल सा एक काम करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन है A और ये इक्वेशन है आपकी B, तो सिंपल देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो A माइनस B कर देंगे।
तो ये जो इक्वेशन आपकी यहाँ बनेगी इसको हम बोल देंगे a माइनस बी। ए क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि हम a की जगह पर रिप्रेजेंट चाहते हैं इसलिए। तो 3 1 में घटेगा, 2 आ जाएगा, 2 1/2, 2 1/2 करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 4 में 1/, तो 4 4 में बन गया 3 3/2 आ गया आपका ये। फिर 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, फिर 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 1/2 दैट इज माइनस का 1/2। तो ये हमने इस प्रकार से इसमें लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे हमने लिखा आपको समझ में आ गया। फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख ली। अब फिर हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्या? फिर से हमें एक निकालना पड़ेगा कि ZJ और CJ। तो यहाँ हमने लिख दिया ZJ। ZJ हमने लिखा तो ZJ का तरीका क्या है? 0 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, 3 को 1 से। तो ये तो 0 है, जिसके जैसे तो सब 0 हो जाएगा। 3 1 में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 3। ये सब 0, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 3/2, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब आ जाएगा आपका CJ माइनस ZJ। CJ में से ZJ घटा। अब देखिए कितना दिया है आपका, आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 1 माइनस 3/2 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। ये भी बहुत बढ़िया है, माइनस 1/2 आ गया। 3 माइनस 3, ये भी बहुत बढ़िया, 0 हो गया। 0 0 दैट इज 0, और 0 माइनस 3/2 दैट इज माइनस 3/2। ब्रेवो। देखिए यहाँ पर एक विशेष स्पेशल बात क्या, कि सिंस CJ माइनस ZJ is less or equal to 0, so we have arrived optimal solution। और इस ऑप्टिमल सोल्यूशन में आप देखिए x3 की वैल्यू कितनी होगी? x3 की वैल्यू हो जाएगी 1, x3 की वैल्यू आ गई आपकी 1। और चूंकि आप इसमें देख रहे हैं x2 तो दिख नहीं रहा है, और ना ही आपको इस जगह पर x1 दिख रहा है, तो इसलिए x3 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका ये ऑप्टिमम सोल्यूशन बना। और अगर आपको निकालना हो मैक्सिमम z, तो उसके लिए आप मैक्सिमम z का फार्मूला देख लीजिए, x1 x2 3x1। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0 + 0 + 3 ब्रैकेट में 1, ये कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे शैडो प्राइस फॉर रिसोर्स 1 के लिए, देखिए रिसोर्स 1 ये है, रिसोर्स 2 ये है। तो रिसोर्स 1 के लिए अगर मैं पूछूं शैडो प्राइस कितना होगा, तो शैडो प्राइस होगा रिसोर्स 1 के लिए 0। ये देखिए शैडो प्राइस फॉर रिसोर्स 1 इज 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आपका कहलाएगा रिसोर्स शैडो प्राइस। तो हम लिखेंगे शैडो प्राइस फॉर रिसोर्स 1 इज 0। मतलब ये कि हम कितने भी घंटे या इस रिसोर्स की कितनी भी 1 यूनिट इंक्रीज करें तो प्रॉफिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका मतलब हुआ। और शैडो प्राइस फॉर रिसोर्स 2 इज -3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 यूनिट इस रिसोर्स सेकंड मशीन का रिसोर्स इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 3/2 रुपीज़ बढ़ जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। शैडो प्राइस के लिए बताता है कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स की पर यूनिट इंक्रीज करने पर प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि टू इंक्रीज पर यूनिट प्रॉफिट बाय 3/2
या ये कहा जाए कि रिसोर्स जो है जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वुड बी इंक्रीज बाय 3/2 बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ रिसोर्स S2। तो यहाँ पर आप इस तरह शैडो प्राइस लिख देंगे। ये आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कई बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शैडो प्राइस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि शैडो प्राइस मतलब कि रिसोर्स में अगर हम ये दोनों चीज़ें रिसोर्स को ही तो लिमिटाइज करती हैं आपकी। आपने देखा है क्वेश्चनों में कि रिसोर्स के, ये एक्चुअली रिसोर्स ही है हमारा, तो यहाँ पर ज़ीरो निकला। ज़ीरो ये बताता है कि इस रिसोर्स में इसका शैडो प्राइस ज़ीरो है, मतलब कुछ भी चेंज करेंगे पर यूनिट रिसोर्स में उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट में 3/2 का इंक्रीमेंट होगा अगर हम पर यूनिट रिसोर्स को इंक्रीज कर देते हैं। कितना बढ़ोतरी होगी? 3/2 रुपीज़ की। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।